Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। आज की वीडियो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अभी रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा EPFO से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसके अंदर दो एग्जाम्स के बारे में बताया गया है। एक तो EO का एग्जाम है और दूसरा APFC का एग्जाम है। जो पिछले 2-3 साल से आप सुन रहे थे कि APFC की वैकेंसी आने वाली है, APFC की वैकेंसी आने वाली है, तो वो आ चुकी है। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ध्यान से सुनना। पूरा नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्या डिटेल्स है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कितनी वैकेंसीज है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना वीडियो को और कंप्लीट देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो जाए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि जितने भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CAPF हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, हर किसी के लिए ये एग्जाम बहुत यूजफुल है। मैं अपनी बारे में बता सकूं तो मैंने 2019 में ये फॉर्म जो था वो सोचा था भरूंगा, लेकिन भर नहीं पाया। और जब ये एग्जाम मेरे फ्रेंड्स का क्लियर हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे भी देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं दे पाया। तो मैं आप लोगों को सभी को रिकमेंड करता हूं कि जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है जरूर कंसीडर करे, इस फॉर्म को जरूर भरे और जल्द से जल्द भरे। ठीक है, ताकि अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी आप बूस्ट कर सकते हो। और दूसरा, एक अच्छी नौकरी भी आपको मिल जाएगी। एक ग्रुप बी की नौकरी है, ग्रुप ए की नौकरी है, दोनों ही काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा पे स्केल देखने को मिलता है। तो सारी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर दो वैकेंसीज है। एक तो EO की वैकेंसी है, EO माने एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो इसके अंदर टोटल 418 वैकेंसीज होती है ना, वो देखने को मिलेंगी। 418 वैकेंसीज है फॉर द पोस्ट ऑफ EO। स्टार्टिंग के अंदर आपको AO बनाया जाएगा 1 साल के लिए, अकाउंट्स ऑफिसर। देन उसके बाद आप जो है EO बन जाओगे। ठीक है, तो ये EPFO के अंदर ये वैकेंसीज है। देन इसके अलावा इसके अंदर जो पे लेवल है, वो पे लेवल कितना है, तो वैकेंसी का जो पे लेवल है वो लेवल 8 है। ठीक है, हमारा जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं या IAS IPS होते हैं ग्रुप ए के, इनका लेवल 10 होता है। तो ये लेवल 8 की नौकरी है, यानी कि ग्रुप बी की नौकरी है। एज लिमिट कितनी है, तो जितने के आप एज के अभी हो 21 के बाद से स्टार्ट होगा, ग्रेजुएशन के बाद से। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। तो अगर आप 30 ईयर्स के अंडर हो तो आप दे सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए है ये एज लिमिट। SC ST एंड OBC को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर सिर्फ आपको एक बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि किसी भी तरह की अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की, किसी भी तरह की ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। सिंपल बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप जो है एलिजिबल हो। देन उसके बाद ये ड्यूटीज बताई गई है, एनफोर्समेंट ऑफिसर के क्या काम होते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर के क्या काम होते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। ये हाईलाइटेड PDF जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हेडक्वार्टर बताया हुआ है कि EPFO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर है। ये थी पहली वैकेंसी EO की। इसका एग्जाम कैसा होगा, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी डिटेल में आगे बताऊंगा। दूसरी वैकेंसी हमारी है APFC, यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, APFC की वैकेंसी, ये ग्रुप A की नौकरी है। वो जो पिछली थी वो ग्रुप B की थी, ये ग्रुप A की नौकरी है, लेवल 10 की नौकरी है। इसके अंदर टोटल 159 वैकेंसीज होती है, वो देखने को मिलेगी। देखो काफी सही है 159 वैकेंसीज। आपको CAPF के एग्जाम में देखो 170 180 आती हैं। ठीक है, उस हिसाब से देखें तो काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। 418 उधर है, 159 वैकेंसीज इधर है। ठीक है, APFC की वैकेंसीज इन EPFO, और ये बाकी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, लेवल के बारे में बात करें तो इस जॉब का जो लेवल है, APFC का जो लेवल है वो लेवल 10 है। लेवल 10 इज इक्विवेलेंट टू IAS IPS और अपना जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं उनके लेवल का। और ये एक पोस्ट जो है वो परमानेंट है। EO के केस में आपकी जो एज लिमिट थी वो थी 30 ईयर्स। यहाँ पे मैक्सिमम जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए वो 35 ईयर्स है। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, वो जो आप जनरल के अलावा OBC SC ST से बिलोंग करते हो। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे भी आपको एक डिग्री चाहिएगी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी आपको कोई अकाउंट्स की या इकोनॉमिक्स की या स्टैटिस्टिक्स की किसी भी तरह की नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है। अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, वो अलग बात है, बट क्वालिफिकेशन के अंदर उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, सिंपल आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होनी चाहिए। देन उसके बाद ड्यूटी बताई हुई है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की क्या ड्यूटीज है ये आप पढ़ सकते हो एक बार। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल है। देन उसके बाद बता रखा है कि इसके अंदर आपको जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको एनी पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर सर्व करना पड़ेगा, यानी कि एक आप समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कहीं पे भी आपको पोस्टेड किया जा सकता है किसी भी एरिया के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद बात करें कब से कब तक ये फॉर्म चलेगा, तो आप एप्लीकेशन जो है वो आपकी आज से, यानी कि 25 फरवरी 2023 यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। एंड वेबसाइट कौन सी है, तो upsconline.nic.in। यहाँ पे आप सारे UPSC के फॉर्म भरते हो, ये भी यहीं पे भरना होगा आपको। क्लोजिंग डेट कब से है, क्लोजिंग डेट आपकी है 17 मार्च 2023, यानी कि आपका जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 25 फरवरी से लेकर के
17 मार्च तक है, 17 मार्च को 6 PM तक, ठीक है। डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, यानी कि कोई भी एलिजिबिलिटी अगर आपकी डिटरमाइन करनी है किसी भी सर्टिफिकेट की वगैरह की, वो सारी क्लोजिंग डेट के हिसाब से डिसाइड होती है, और अगर आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपका एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड किया जा सकता है। देन आपका जब रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद अगर आपका रिटर्न का रिजल्ट आता है और वो क्लियर करते हो तो डेट फॉर द इंटरव्यू वो आपको बाद में बताई जाएगी, ठीक है। और इंटरव्यू के दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट लेकर के जाना पड़ेगा। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भरो उसकी PDF को सेव करके रखना। इन फ्यूचर वो मिलती नहीं है, जैसे यूपीएससी का डैफ आपको मेल करने पे मिल जाता है, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो जो भी आपने फॉर्म भरा उधर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन होता है, उसको प्रिंट कर लेना। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको उधर लेकर के जाना पड़ेगा, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। देन उसके बाद कुछ और डिटेल्स, तो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है। कैंडिडेट्स को, जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन, एंड एज लिमिट जो है वो EPFO के एम्प्लॉइज के लिए बता रखा है कि EPFO के जो पुराने एम्प्लॉइज है उनको भी 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा, ठीक है। यानी कि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, EWS के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। देन उसके बाद आपका EPFO के अगर आप पुराने एम्प्लॉय हो तो उसके लिए भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद प्रोबेशन के बारे में बात करें तो प्रोबेशन पीरियड आपका 2 इयर्स का। प्रोबेशन बेसिकली एक तरीके से ट्रेनिंग टाइप को बोलते हैं प्रोबेशन। आप ट्रेनिंग वगैरह जो आपकी चलेगी 2 साल तक की होगी, ठीक है, और वो पेड होता है, उसमें पैसे वैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है। देन एग्जाम कैसा होगा उसके बारे में बात कर ले तो ये साफ साफ लिखा है, पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, यानी कि कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, जैसे सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स होता है या फिर अपना CAPF होता है, ठीक है। देन उसके बाद जब आप एग्जाम दोगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एंड EO का एग्जाम अलग होगा एंड APFC का एग्जाम अलग होगा। साफ साफ लिखा है हेल्ड सेपरेटली, दोनों की डेट अलग अलग होंगी, दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, ठीक है। बस वैकेंसी सेम है, फॉर्म सेम है, भरते वक्त आपको दोनों पे टिक लगाना है या एक पे टिक लगाना है वो आपकी चॉइस है, बाकी एग्जाम दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। फॉरेस्ट सर्विस की तरह मत कंसीडर करना कि सिविल सर्विस का और फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम सेम होता है, यहाँ पे दोनों अलग अलग एग्जाम होंगे, सेपरेटली होंगे, ठीक है। और डेट जो है वो अभी आई नहीं है, डेट आपको बाद में बता दी जाएगी, ठीक है। मैं चैनल के थ्रू भी आपको बता दूंगा, बाकी UPSC की वेबसाइट पे जब भी आएगी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब उसके बाद स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जाम बेसिकली क्या रहेगी, तो उसके बारे में बात करें तो जो EO का है, पहले EO के बारे में देख लेते हैं और फिर उसके बाद APFC के बारे में देखेंगे। EO के बारे में बात करें तो पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो सिलेबस है, स्कीम है, वो क्या रहेगी, तो आपका एग्जाम रहेगा 2 घंटे का। एग्जाम कितने नंबर का होता है, 300 मार्क्स का एग्जाम है और 100 नंबर का इंटरव्यू है, ठीक है। ये है लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल भी सेम ही है। 300 नंबर का एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम, और मतलब MCQ बेस्ड, और 100 नंबर का इंटरव्यू। तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, लगभग 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, हर एक क्वेश्चन की इक्वल मार्क्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के बारे में श्योर नहीं हूँ 150 क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन है, बट 2 आवर्स का एग्जाम है, और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2 आवर्स का ही 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। मीडियम जो है वो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा। पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर्स के लिए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कितनी 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो होती है ना वो रहेगी, और अगर आपने कोई क्वेश्चन को मार्क नहीं किया तो उसके लिए आपको कोई भी पेनल्टी नहीं मिलेगी। देन उसके बाद सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस के अंदर सबसे पहले आपकी जनरल इंग्लिश के अंदर लाइक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, लाइक यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स हो गया, साफ साफ बताया हुआ है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि आपकी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, करंट इवेंट्स के बारे में बात कर रहा है, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, अकाउंटिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेबर लॉज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर जनरल साइंस आपकी जो आपकी CAPF CDS में आती है, वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग जो होती है ना, यानी कि मैथ्स एंड रीजनिंग भी इसके अंदर आएंगी, एंड सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसका सिलेबस है, आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना, और PDF जो है जो भी है मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन उसके बाद वेटेज के बारे में बात करें तो इंटरव्यू और एग्जाम की वेटेज कितनी है, 75-25 की वेटेज रहेगी, 75 फॉर द रिटर्न एग्जाम एंड 25 फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम आपका 300 मार्क्स का है और इंटरव्यू जो आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद APFC एग्जाम के बारे में बात करें। APFC एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो इसके अंदर भी 2 आवर्स ड्यूरेशन का एग्जाम रहेगा, इक्वल मार्क्स रहेगा हर एक क्वेश्चन के, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सारे, बोथ इंग्लिश हिंदी। इतना ही सही है सिर्फ कि एक रिटर्न एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड, कोई पेपर 2 नहीं, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं, कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स रहेगी कितनी, 1/3, ठीक है। एग्जाम दोनों के अलग अलग रहेंगे। सिलेबस के बारे में बात करें तो इसका भी सिलेबस लगभग सेम से, ये जनरल इंग्लिश होगी आपकी। देन आपकी इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट्स, करंट इवेंट्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, कंप्यूटर नॉलेज, साइंस,
रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सोशल सिक्योरिटी लगभग सेम है, एक ही तरह की तैयारी करनी है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो है बस एग्जाम का लेवल। लाइक जस्ट आप सीएपीएफ के पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो और सिविल सर्विस के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी सिलेबस लगभग सेम ही है दोनों का। और इधर वेटेज जो आपकी इंटरव्यू की और रिटर्न की वो भी सेम ही है, 75-25 के रेशो के अंदर रहेगी, ठीक है। ये आपके सेंटर्स बताए हुए कहाँ पे आपके सेंटर रहेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर रेंज है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपका कौन सा सेंटर है। जैसे मेरा सेंटर जो पड़ता है वो दिल्ली पड़ता है, तो आप अपना सेंटर जो है वो देख सकते हो, ठीक है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अलॉटमेंट ऑफ द सेंटर जो होगा ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस के ऊपर रहेगा। जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले सेंटर मिलेगा। लाइक मेरे साथ एक गलती हुई, अभी सिविल सर्विस का फॉर्म भरते वक्त मैं थोड़ा लेट हो गया, तो मेरे को दिल्ली सेंटर नहीं मिला, मुझे फिर दूसरा कोई सेंटर भरना पड़ा। तो इसलिए जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी आपको आपके पास का सेंटर मिलेगा, अदरवाइज फिर दूसरे सेंटर में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। वंस द कैपेसिटी फिल पार्टिकुलर सेंटर इज अटेंड द सेम विल बी फ्रोजन, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर आसपास का कोई सेंटर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा बता रहा कमीशन के पास राइट है टू चेंज द सेंटर। इसका मतलब इतना ज्यादा सीरियस लेने की बात नहीं है, सेंटर ऐसे इस तरह से चेंज होते नहीं है वैसे, ठीक है। और देन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो भी रिटर्न एग्जाम आपका होगा उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टेड होगे, रिजल्ट में आएगा आपका नाम, उसके बाद आपसे एक डेफ भरवाया जाएगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे सीएपीएफ में होता है, जैसे सिविल सर्विसेज में होता है, वैसे इसमें भी होगा। एंड देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के दौरान आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे इन द सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ द पोस्ट, ठीक है। आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे उस टाइम पे। देन उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिटीजनशिप के बारे में बात करें, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या फिर आप नेपाल के, भूटान के, या फिर तिब्बतन रेफ्यूजी भी हो सकते हो, वो आप डिटेल में पढ़ लेना अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो। एज लिमिट का मैंने बता दिया, 30 ईयर्स फॉर ईपीएफओ ईओ एंड 35 ईयर्स फॉर एपीएफसी, ये जनरल कैटेगरी है। बाकी रिलैक्सेशन 3 साल का फॉर ओबीसी, SC ST के लिए 5 साल का, और ईपीएफओ का कोई पुराना एम्प्लॉय है उसके लिए भी 5 साल का, ठीक है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता दी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर, कोई ऐसी इकोनॉमिक वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको साफ साफ बताएगा रिक्रूटमेंट टेस्ट जो भी होगा ना, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपको मिनिमम 100 नंबर का इंटरव्यू है, मिनिमम आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे, ओबीसी को 45, SC ST को 40, ठीक है। और इसी तरह से लिखा हुआ है कि अचीव मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी अचीव करनी पड़ेगी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, बोथ द स्टेजेस के अंदर, रिक्रूटमेंट में भी और इंटरव्यू में भी, यानी कि दोनों लेवल पे आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। जो रिटर्न होगा उसके लिए तो मिनिमम मार्क्स कट ऑफ होती है, जो कि केस टू केस वेरी करेगी, और इंटरव्यू के मिनिमम मार्क्स है 50 फॉर जनरल, ओबीसी के 45, SC ST के 40, ठीक है। देन उसके बाद कैंडिडेट्स की फीस के बारे में बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो कैंडिडेट जो कि फीमेल, SC ST और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पर्सन है उनके लिए फीस है 0, और जो पर्सन जनरल है, ईडब्ल्यूएस में आता है, ओबीसी में आता है, उनके लिए फीस है 25 रुपये। तो देख लो आप, सिर्फ 25 रुपये का फॉर्म है, भर दो जितना भर सकते हो आप, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ लास्ट बार मेरे से गलती हो गई थी, मैंने भरा नहीं था फॉर्म, ये सोच के कि इतना अच्छा नहीं होगा, ये होगा। बहुत अच्छी नौकरी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी अच्छा चांस है, और APFC तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वो तो ग्रुप 1 की लेवल की नौकरी हो जाती है, ठीक है, जॉइंट कमिश्नर तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी रहती है उधर, ठीक है। तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, और 25 रुपये का सिर्फ फॉर्म है। देन उसके बाद आप अगर दोनों फॉर्म भरना चाहते हो, यानी कि दोनों पोस्ट के लिए भरना है, तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर एक पोस्ट के लिए भरना चाह रहे हो तो आपको 25 रुपये फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है, 25 रुपये पे करने पड़ेंगे। बाकी कोई भी फीस नहीं है फॉर SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए, ठीक है। देन उसके बाद फीस एक बार पे कर दी तो आपने रिफंड नहीं होगी, या ये तो ठीक है, ये पता ही है सबको। और ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, बाकी आपको डिटेल में जानना है तो आप ये डिटेल में नोटिफिकेशन एक बार पढ़ सकते हो, मैं सारी मेन चीज़ें आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट्स को upsconline.nic.in पे जाकर के फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप पहली बार भर रहे हो तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट को कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या क्या अपलोड करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आइडेंटिटी प्रूफ, कोई मार्कशीट नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सारा इंटरव्यू के दौरान आपसे मांगा जाएगा, अभी नहीं, ठीक है। तो ये कैंडिडेट्स को क्या अपलोड करना है, सिर्फ फोटोग्राफ, सिर्फ सिग्नेचर एंड आइडेंटिटी प्रूफ। और जब फॉर्म भरने जाओगे तब वहाँ पे डिटेल होगी कितने पिक्सल की होनी चाहिए, कितने साइज की होनी चाहिए, वो सारा उसके अंदर लिखा होता है, तो आप उस हिसाब से भर सकते हो। देन उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस फिल करना है, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि एग्जाम कब है, कब नहीं है, कब इंटरव्यू है, कब रिजल्ट आएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू बताई जाएगी, तो इसलिए ईमेल सही भरना, गलत मत भरना। मॉडिफिकेशन इन द 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, इसका मतलब यह है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो यूपीएससी पे अभी आया, एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, हर एग्जाम में वो आपका वैलिड रहेगा, तो उसको ध्यान से भरना थोड़ा। और उसके अंदर अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो 24 तारीख तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, 24 अप्रैल तक, 24 मार्च तक, 24 मार्च।
देन उसके बाद आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो आपको मॉडिफिकेशन अगर करनी हुई तो क्या करोगे, तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो उसकी फैसिलिटी आपको मिलेगी एक बार एग्जाम का नोटिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 17 मार्च के बाद 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक एक हफ्ते का टाइम आपको मिलेगा, अगर फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो गई उसको ठीक कर सको। ठीक है, कैंडिडेट्स को अलाउड नहीं है कि वो अपना जो वो है एप्लीकेशन उसको विड्रॉ कर सके, तो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन अलाउड नहीं है। सिविल सर्विसेज में यूपीएससी का एक पोर्टल खुलता है कि अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लो, लेकिन यहाँ पे कोई वो नहीं है, आप भरोगे। ठीक है, अगर आपने भर दिया तो विड्रॉल फिर उसके अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द कमीशन प्रिंट आउट वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपसे प्रिंट आउट वगैरह सारे मान लिए जाएंगे, कब, इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तब आपसे मांग लिए जाएंगे। अभी आपको कोई प्रिंट आउट वगैरह कहीं पे भी जाकर के सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ना तो पोस्ट के थ्रू ना ही बाय हैंड। ठीक है, देन ये बता दिया कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि उनके द्वारा प्रोवाइडेड की जाएगी आपके मार्क्स वगैरह के हिसाब से। एंड अगर एप्लीकेशन टू बी फाउंड होती है तो उनका कैंडिडेचर को रिजेक्टेड कर दिया जाएगा एंड आल्सो डिबार कर दिया जाएगा परमानेंटली फ्रॉम दिस पोस्ट जो होती है ना उसके अंदर से, फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, जिंदगी भर के लिए नहीं, स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, और ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इसको आप देख सकते हो, जो भी आपके फॉर्म, जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे, मैट्रिकुलेशन 10th क्लास का, देन उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको अपना जो जिस भी हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ का आपको मेंशन करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट्स का वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी अगर आप SC ST से हो, OBC से हो, जो कि एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें, कैंडिडेट जो कि अपना चेंज इन द नेम वगैरह उनके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके साथ वैलिड हो। ठीक है, एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट अगर फाउंड मिसकंडक्ट, तो वो आप पढ़ लेना कि क्या एक्शन लिया जा सकता है अगर कोई मिसकंडक्ट करता हुआ पाया जाता है तो। देन उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये आप देख लेना, इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं। ठीक है, मोबाइल फोन्स वगैरह आपको पता है ये कैंपस के अंदर अलाउड नहीं होते, बाहर आपके रखवा लिए जाएंगे। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम की कोई डेट आई नहीं है, जो भी डेट आएगी विल नोटिफाई कर दूंगा मैं। ठीक है, और जब भी यूपीएससी की तरफ से कोई डेट आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा वीडियो के थ्रू। देन उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स कि आपको फिल करते वक्त कैसे क्या करना है, तो आप एक बार पढ़ लेना, पार्ट 1 पार्ट 2, एंड कई बार हम पार्ट 1 करके भूल जाते हैं। पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों जरूरी है, ये लिखा हुआ है साफ साफ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आपको फिल करना है 25 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक। ठीक है, देन उसके अलावा ये आपके अपेंडिक्स हो गए जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि विड्रॉ नहीं कर सकते एप्लीकेशन को, एक बार फिल कर दिया आपने तो। एंड ये अपेंडिक्स की जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, ये आप देते रहते हो तो आपको पता होगा कि क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर। बाकी ये सारे अपेंडिक्स है, जो भी जिसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो, PWD या फिर SC ST OBC जिसके ऊपर जो एप्लीकेबल हो वो आप एक बार देख लेना। मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ सारी डिटेल्स, एंड एक बार मेजर जो चीज़ें है वो लिख देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले जो वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी के बारे में बात करें तो EO की कितनी है 418, जो APFC है उसकी कितनी है, APFC की है 159। ठीक है, डेट कब से कब तक है, तो डेट है अपनी 25 फेब से लेकर के 17 मार्च तक। ठीक है, और फॉर्म आपको कहाँ भरना है, तो upsconline.nic.in, यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। फीस कितनी है, तो फीस मैं बता दूं, जनरल EWS और OBC इनके लिए 25 है, और जो बाकी SC ST वुमेन और PWD उनके लिए फीस कितनी है, 0 रुपीज़। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, सारी डिटेल्स मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू बता दी है। ये मार्क PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी सिलेबस वगैरह सारा बता दिया है। स्ट्रेटजी क्या होगी इस एग्जाम की, तो मैं खुद भी प्रिपेयर करूंगा, आप लोग भी प्रिपेयर करोगे, तो स्ट्रेटजी के लिए मैं जरूर अपने किसी फ्रेंड को लाने की कोशिश करूंगा चैनल पे जिन्होंने EPFO का एग्जाम क्लियर किया है, ताकि आपको वो एक सारी डिटेल बता दें। अगर वो नहीं आ पाएंगे चैनल पे तो उनसे मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के तो आप लोगों को एक स्ट्रेटजी की वीडियो जरूर बना के दूंगा, जिसके अंदर आपको पता चल जाए कि स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये सारी थी सारी डिटेल्स। आज से ही फॉर्म जो है वो शुरू हो गए हैं, अपना जल्द से जल्द फॉर्म भर दो ताकि सेंटर आपको सही टाइम पे मिल जाए और आपका कोई मेन सेंटर मिस ना हो। ठीक है, बाकी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एंड EPFO की तैयारी या CAPF सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी मैं टाइम टू टाइम आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।